जो आप देख रहे हैं, मै- जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर देख रहे हैं, ये जितने क्लियर अभी आपको दिख रहा है, एक्चुअल में जो आपको मैंने बताया था कि ऐप में जो लेंगे वो इससे ज्यादा क्लियर रहेगा। और वो भी कितना क्लियर रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लियर इतना नहीं है, मैं एक दूसरा ही पेज निकालता हूँ। देखिए पीछे जो हमने पेज निकाला उससे थोड़ा ये पेज ज्यादा क्लियर है। तो इस फॉर्मेट में है। ये भी चूंकि फोटो स्टेट का स्कैन किया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, तो और ज्यादा क्लियर होती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में थोड़ा देखिए क्या है कि मैग्नेट मैग्नेट के बारे में बेसिक चीजें थोड़ी सी बैक में जाते हैं। तो मैग्नेट फर्स्ट टाइम ग्रीक में मैग्नीशिया प्लेस में पहली बार किसी सेफाइड को मैग्नेट मिला, मैग्नेटिक ऐसी चीज मिली। प्लेस इज मैग्नीशिया, so its name is given as a magnet. And word of magnesia is like attractive। होता है मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, बहुत कॉमन चीज है, बहुत बार सुन चुके हैं। मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। मैग्नेट बाय शेप, नेचुरल शेप जो है मैग्नेट के, ऐसे तो बहुत सारे शेप है। जनरली हम बार मैग्नेट लेते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं। और तो मैंने कहा बार मैग्नेट लेते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है, अलाइन होता है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है मैग्नेट को। मैग्नेट में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव किसमें? मैग्नेट 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 अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। यस, मैग्नेट मैग्नेटिक पोल को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट में ऑलवेज, यहाँ पे लिखा है मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए पेयर। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड है, बहुत जरूरी है। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए पेयर, पेयर में ही होता है मैग्नेट। मैग्नेट में मतलब नॉर्थ है साउथ पोल साथ साथ होते हैं। सिंग मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन नहीं। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है अपोजिट पोल को भी अट्रैक्ट करता है और मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वी कैन नॉट श्योर दैट वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर रिपेल कर रहा है तो श्योर ही मैग्नेट है। मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट को ही रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को रिपेल करता है। बट मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट करता है एंड अपोजिट पोल को भी अट्रैक्ट करता है। So repulsion gives surety of magnetism while attraction does not give surety of magnetism. आगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अवे फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ इट इज ए डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ऐसे पढ़ा है। तो इसके भी रूल है।
मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि आप ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड कूलम्स फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये भी बताया। देयर इज ए देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स when north pole or south pole of two magnets are brought in close together. Conversely, there is an attractive force, but north pole one magnet pole वही चीज को अट्रैक्ट कर रहा है कि मैंने वो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है। कुछ और भी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जा रहा है। अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, जी हाँ, अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ, क्यों, इसीलिए बिहेव, अर्थ की बिहेवियर मैग्नेट जैसा है, तभी तो ये नॉर्थ है साउथ पोल जैसा बोलते हैं, तभी तो ये नॉर्थ है साउथ पोल जैसा बोलते हैं। ठीक है, बता रहे हैं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ अलग होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ अलग होता है। ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ ए बार मैग्नेट, द सस्पेंशन ऑफ बार मैग्नेट, किसी भी बार मैग्नेट या आप कंपास को सस्पेंड करते हैं, द टिप व्हिच पॉइंट्स इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखिए, यहाँ पे एक छोटे से कंफ्यूजन आप लोग को मन में रहता है, और ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, फिर भी मैं क्लियर करता हूँ। पहले तो वो चीज समझ लो कि किसी भी मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ जाता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, और जो एंड साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ पोल हो जाता है। हमारे मन में क्या चीज चलता है, हमारे मन में ये चलता है कि नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाना चाहिए, साउथ पोल नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब हमारा मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, हमारे मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। दिस इज ए मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन है। तो व्हाट इज कंसेप्शन, कंसेप्ट इज दैट पॉइंट ऑफ द मैग्नेट और एंड ऑफ द मैग्नेट व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ आर नॉर्थ पोल, व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ आर साउथ पोल। ये मैंने डिफाइन, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है। इंटरनल प्रॉपर्टी में बी डिफरेंट, हो सकता है इसकी जो हमारे मैग्नेट की नॉर्थ पोल की इंटरनल प्रॉपर्टी है और जो नॉर्थ अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो, लेकिन ये नहीं कहेंगे। और जो नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, वो बार मैग्नेट आपस में करता है, न कि नॉर्थ पोल। हो सकता है इंटरनल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मैं डेफिनेशन के ऊपर बात करता हूं, जो डेफिनेशन एग्जैक्टली में जिसको आपको मानना है, जो है कंसेप्ट। तो ये बातें क्लियर है। वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट को अगर आप ब्रेक करते हैं, कोई भी मैग्नेट को आप ब्रेक करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट को आपने ब्रेक किया, यहाँ पे हम पीछे ब्रेक करेंगे तो दो नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ अलग अलग कर देंगे ब्रेक करके, वो अलग अलग होगा नहीं। जो आपने हाफ पार्ट नॉर्थ किया उसके अंदर, हाफ पार्ट के अंदर ही एक साउथ बन जाएगा, और जो साउथ पोल जो हमने बात किया उसके अंदर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। आगे है, वी कैन नॉट आइसोलेट, यस, वही है, वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इन ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, हम अलग अलग नहीं कर सकते। वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट विद द वीकर प्रॉपर्टी, तो हमें फिर से जो दूसरे ब्रोकन पार्ट होगा, ऑल आर मैग्नेट एंड बोथ पार्ट हैव ए मैग्नेट एंड बोथ पोल बोथ हैव बोथ पोल। हाँ, पहले के रिस्पेक्ट में उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ ए आयरन एंड इट्स एलॉय, तो ये बनाया जा सकता है मैग्नेट को आयरन से, आयरन को मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे कंक्लूजन क्या क्या पॉइंट है उस चीज को देखिए, इसमें बहुत सारी चीज को ऊपर मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लिया, तो इसके अंदर ही हमने नॉर्थ पोल बना दिया, ये साउथ पोल बना दिया। पहली चीज ये जो आप पोल बनाते हैं, पोल जिसको आपने नॉर्थ पोल कहा और साउथ पोल कहा, तो पहले अभी जिसने कहा कि इसको हमने कट किया, दो पार्ट में कट किया, तो कट करने के बाद हमारे पास एक मैग्नेट यहाँ पे आ गया और दूसरी मैग्नेट यहाँ पे आ गया। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, बट हमने अलग अलग कर दिया, बट एक्चुअल में अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पे एक फिर से इसमें साउथ पोल और इसमें नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। अगर आपने इसको फिर से दोबारा कट किया, तो दोबारा कट होने के बाद
मैंने 4 मैग्नेट बना दिया। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो इसमें साउथ फिर से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे साउथ है तो फिर से नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ है तो साउथ जनरेट हो जाएगा। यहाँ नॉर्थ साउथ जनरेट जनरेट हो, कितना भी छोटा से करोगे, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल हो ही नहीं सकता, पहली चीज। अब क्वेश्चन है कि जो पहला केस है, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ, सपोज करो इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैपिटल एम है। स्ट्रेंथ का ऐसे कोई सिंबल नहीं है, बट मान लिया, तो क्या ये दोनों जो पार्ट बने इसकी सिमिलर स्ट्रेंथ है? नहीं, इसकी स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। इसके इसके मैग्नेट इसकी स्ट्रेंथ और उसका भी हाफ हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजिंग, स्ट्रेंथ विल बी स्मॉलर, इट इज डिवाइडेड। एक पॉइंट। अब मैग्नेट में जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसको उसी तरीके से मानो जैसे कि आपने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को मानते हैं, आप वैसे ही मानो इसको। आप डाइपोल की तरह सपोज करो, बिहेव करो, ट्रीट करो डाइपोल की तरफ। बट डाइपोल और इसमें एक डिफरेंस क्या है कि डाइपोल में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अलग अलग हो सकता है, बट नॉर्थ एंड साउथ पोल अलग अलग नहीं हो सकता है। एक पॉइंट। अब जैसे कि आप करते थे डाइपोल के अंदर, डाइपोल मोमेंट करते थे, डाइपोल मोमेंट, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ई लिखता है, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए करते थे, आपको टू ए बीच का डिस्टेंस होता था, क्यू इंटू टू ए करते थे, टू ए बीच का हमने डिस्टेंस हमने लेते थे यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था जिसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अब उसी चीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि बार मैग्नेट, क्या बताया मैंने, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होगा ऐसा, तो बार मैग्नेट में क्या होगा वो चीजों को आप समझ लीजिए। बार मैग्नेट में बार मैग्नेट में क्या होगा, तो बार मैग्नेट जैसे वैसे, तो बार मैग्नेट में एम इक्वल टू, यहाँ पे एक पोल स्ट्रेंथ होती है, एक वर्ड है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ये बिल्कुल याद रखना है। तो जैसे कि पहली जो फर्स्ट केस है, यहाँ की पोल स्ट्रेंथ, सेकंड केस की पोल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे एम स्मॉल एन एम एस कर दिया, ये पोल स्ट्रेंथ है। और दोनों इक्वल होती है, एम एन इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू होती है, जैसे कि डाइपोल में होता है पोल स्ट्रेंथ। आप इसको एम मान सकते हो। तो पोल स्ट्रेंथ अगर मैं निकालूंगा तो एम इंटू बीच की डिस्टेंस को आप टू एन ले लो, यहां से यहां तक बीच की डिस्टेंस टू एन ले लो, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है, जैसे कि वहां डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, ये चीज होगी। यहाँ पे एक और टर्म है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, पोल टू पोल होती है। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे ये चीज ले लिया, तो यहाँ नॉर्थ ले लिया, ये हमने साउथ ले लिया, तो बीच में ये ऐसे रहेगा। हम्म देखो मैंने एंड टू एंड एक लाइन खींचा है, एंड टू एंड नहीं, एंड से थोड़ा अंदर खींचा, एंड तो बड़ी है, एंड यहाँ पे एक मैंने ग्रीन कलर की लाइन खींचा है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। और एक ब्लू कलर की लाइन है जो छोटा है, वो पोल टू पोल है, तो उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक लेंथ इज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ, इट इज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ। और इस दोनों का रेशियो इवन 6/7 होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, जीएल। इतना याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट चीजें है। फिर आपने यहां पे कह दिया है कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, लाइक पोल रिपेल अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ये आपने कर दिया है। थोड़ा आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पीछे, यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात किया था, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स देखिए, मैग्नेटिक फोर्स इन्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ ऐसा नाम दिया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसे होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि ये इस डिस्टेंस के
स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वही इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो कूलम्स लॉ में भी काम करता है, ग्रेविटेशन फोर्स में भी काम करता है। तो यहाँ पे करना क्या आगे, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यस, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो तो मान लो एक दूसरा इसका नॉर्थ पोल है, और बाद में मैंने यहाँ एक किसी दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ले आया। इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसकी M2 है, बीच की डिस्टेंस R है। तो दोनों के बीच में फोर्स कैसे काम करेगा, तो दोनों के बीच में फोर्स जो काम करेगा एग्जैक्टली डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ऐसे तो डायरेक्टली पोर्शनल टू M1 M2 इनवर्सली पोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, बट उसमें एक कांस्टेंट लगता है, वही कांस्टेंट लगेगा μ0/4 पाई। तो ये फोर्स बिटवीन टू पोल है, आप यहाँ पे लिख लेंगे ये फोर्स F इज इनवर्सिबल टू R स्क्वायर। तो बहुत रेयर यूज होता है यहाँ पे, बट है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B जो है ना F/m है। जैसे कि आप देखो, मैं कूलम्स फोर्स कैसे लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² लिखा था, ये मैग्नेटिक फोर्स था, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और ये मैग्नेटिक फोर्स है Fm। तो दोनों में देखो सिमिलरिटी क्या है, वहां M1 M2, यहाँ Q1 Q2, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² था, ये भी है। वहां पे कांस्टेंट μ0/4 पाई, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने बताया था F/Q, आपको याद है F/Q, F फोर्स है और Q क्या है, चार्ज है। चार्ज की जगह यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B होता है, F/m किया हुआ है। तो इसको कैंसिल होके KQ/R² हो गया था, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R², ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो मैग्नेटिक फील्ड B जो है, ये हो जाएगा μ0/4 पाई M/R² हो जाएगा। वैसा ही सिमिलर चीजें चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम नॉर्थ, यस, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल, टुवर्ड्स साउथ पोल रहेगा। इतना मैंने जो चीजें बताया, इस चीजों को थोड़ा आप लोग 1-2 मिनट टाइम लगा के दिमाग में सेट करो, क्योंकि आगे एक डेरिवेशन हम आप लोगों से पूछेंगे जिसमें ये सभी कंसेप्ट का यूज होगा। तो मैं आपको 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इन सब चीजों को मन ही मन रिवाइज करना, अगर लिखा है तो आपने रिवाइज करना, या मैं इसको पेज में ऐसे कर देता हूँ ताकि ये पेज आपको दिखे। यही मैंने पढ़ाया है, ये पेज आपके साथ विजिबल है, थोड़ा आप बड़ा करना चाहे करके एक बार इसको देख लीजिए। अभी मैंने ये पढ़ाया है, क्योंकि मुझे एक चीज पूछना है, एक छोटी सी डेरिवेशन आएगी जो आप करना है, आपसे करानी है मुझे। मैंने क्या कराना है आपसे, कि मैंने क्या कहा था, आपको याद है कि आपने जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, तो डाइपोल पढ़ा तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जो डाइपोल था, उस डाइपोल में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकाला था। और यहाँ भी जैसे वहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है।
जैसे वहां मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स था, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ था। यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड साउथ पोल है। और वहां पे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। यहाँ भी M इंटू टू एल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो सब कुछ जब सिमिलर है, तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे निकाला था। वहां पे हमने टॉर्क निकाला था डाइपोल का, और वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। तो बार मैग्नेट भी अपने आप में डाइपोल तो है ही है। तो इस बार मैग्नेट के भी एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, एक बच्चे का थोड़ा नेटवर्क डाउन हो रहा है। हाँ, तो बार मैग्नेट के एक्सियल और इक्वेटोरियल पे हमें आ, निकालना है, निकालना है। तो अब वो चीजें आएगा, और उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम करते हैं, फिर हम डेरिवेशन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे देख रहे हैं हम। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines of a magnet form continuous closed loop. Yes, continuous closed loop. Good. And tangent to field lines at a given point represent direction of net magnetic field at that point. Tangent to magnetic field lines. आपने वहां भी पढ़ा था tangent to electric field lines। पहले की सभी प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ लो। दोनों में मैं डिफरेंस, कुछ डिफरेंस बोलूं, उसमें था अवे फ्रॉम साउथ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। इसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स, नॉट स्टार्ट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इसमें इनसाइड इसीलिए हुआ है क्योंकि बार मैग्नेट होता है, तो बार मैग्नेट का आउटसाइड इनसाइड हो सकता है। यस, लेकिन वहां पे कोई बार मैग्नेट जैसा चीजें तो नहीं था, ये नॉर्थ एंड साउथ है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर से नॉर्थ से अंदर की तरफ, बाहर से नॉर्थ से साउथ होगा और अंदर में साउथ से नॉर्थ होगा, ये चीजें उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो एक चीजें तो आप यहां समझना है, ये मैंने कुछ, आप यहाँ पे हमारे ड्राइंग में, चूंकि हमारी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप ये सॉफ्टवेयर खुद ही ले लेता है, तो आपको क्या करना है कि ड्राइंग ऐसे, क्योंकि हमारा लाइन कहीं कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, जबकि इंटरसेक्ट नहीं दिखाना है मुझे, तो आप ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, टेंजेंट टू लाइंस एट एनी पॉइंट। यस, टेंजेंट टू लाइट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे होगा टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट, यही होगा। और डेंसर लाइंस हो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, रेयरर लाइंस हो वीकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट फॉर्म क्लोज लूप। देखिए ये क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। वो इन्फिनिटी की तरफ जाती है, वो निगेटिव पे एंड हो जाती है। वर्ड सुनो, उसमें हमने अपना पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पे एंड हो जाएगी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर निगेटिव पे एंड हो जाएगी। ये एंड होती ही नहीं है क्योंकि लूप कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। सो दिस आर डिफरेंस बिटवीन electric field lines and magnetic field lines, but all other properties are similar। ये चीजें है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट है, ये सभी डेरिवेशन आपको करना है, अभी करना है, फास्टली करना है। मैं इसी जो आपके सामने इक्वेशन है इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोल, यहाँ पे इसको हटा ही देता हूं। देखिए ये नॉर्थ पोल देख रहे हैं, ये साउथ पोल दे रहे हैं, दोनों के बीच में लेंथ आप 12 देख रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल देख रहे हैं, 12 लेंथ है। और सेंटर से यहाँ पे सेंटर ले लीजिए, सेंटर से
आर डिस्टेंस यहाँ पे आपने लिया है, और इससे इधर की जो डिस्टेंस होगी वो एल हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी एल हो जाएगी। अगर आपको दिख रहा होगा, मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एन, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल बाहर की तरफ है, और इधर में एरो अंदर की तरफ है, तो ये ध्यान रखना। फिर मैग्नेटिक फील्ड मुझे नॉर्थ पोल के कारण फॉर्मूला निकालना है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, एम इज पोल स्ट्रेंथ, यहाँ कैपिटल एम से पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाई आर माइनस एल। वाई आर माइनस एल क्यों हुआ जी? आप यहाँ पे मैंने देखना डिस्टेंस आर, आर से पी के भी, जो एन से पी के भी डिस्टेंस आर माइनस एल है क्या? बिल्कुल है, एल एक्स्ट्रा आर में से माइनस हुआ है। और दूसरे में आर प्लस एल का स्क्वायर हुआ है, क्योंकि ये उसके आल एल एक्स्ट्रा होगा, पूरा डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो ये दोनों हो गया। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे आप देख चुके हैं डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर नॉर्थ है साउथ है, तो इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो नॉर्मल चीज होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉमन लिया गया, 1 - वन अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r+l² लिया हुआ। इसमें से ये एलसीएम एलसीएम लेके यहाँ तक वैल्यू लिया गया, और इसमें से फिर ये यहाँ तक आगे बढ़ गया है। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म जो यहाँ पे यूज किया गया वो समझिए। यहाँ पे कैपिटल एम जो है पोल स्ट्रेंथ है, न कि डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट को स्मॉल एम माना गया, तो कैपिटल एम इंटू 2l इक्वल टू स्मॉल एम इसमें माना गया। जो साइन कन्वेंशन हमने यूज किया वो समझो, जो यहाँ पे कॉपी जो आप नोट्स में है मैं उसी को लिखा हूं। तो बस यहाँ पे है, आप यहाँ पे और भी एक स्टेप कर सकते हैं, आर इज मच ग्रेटर देन एल, जैसा कि हम उसमें भी करते हैं। अगर वैसा आपने कर दिया तो बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/4 पाई और आर क्यू हो जाएगा। तो ये वाला जो डेरिवेशन का पार्ट है, मैं 1 मिनट पॉज करता हूं और आप लोग इस 1 मिनट में इस डेरिवेशन को कर दीजिए। 1 मिनट में कर दिए, सभी को देख के कर दिए, बट कर दीजिए। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पे आते हैं। इक्वेटोरियल पे ये भी डायग्राम आपका जाना पहचाना डायग्राम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन ऑफ ए बार मैग्नेट, आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि ये नॉर्थ पोल लिया गया, यहाँ पे साउथ पोल लिया गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l लिया गया, ये आर लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर है कि ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ के कारण आपको इधर निकालना है bn। bn की वैल्यू क्या निकालेंगे? वही म्यू नॉट बाई 4 पाई आप निकालेंगे, और डिस्टेंस आपके पास ये नॉर्थ पोल यहाँ पे था, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाई बी np का स्क्वायर कर दो, बस np का स्क्वायर कर दो, हो गया ये। और डायरेक्शन यहाँ पे बता रहे हैं ऊपर की तरफ है, फिर साउथ के कारण ये डायरेक्शन हो जाएगी। bs सेम वैल्यू होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई m/ns²। और एन एस एन पी तो दोनों सेम ही है, अगर ये आर है एल हो तो ये भी √r² + l² होगा। और इसमें क्या किया, दो कंपोनेंट किया गया, यहाँ बी एन के दो कंपोनेंट किया गया, बी एन कॉस थीटा किया गया और बी एन साइन थीटा किया गया। मुझे इसीलिए ज्यादा इस पे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल इक्वेटोरियल किया हुआ है। तो इसमें भी फिर जो बी एन के दो कंपोनेंट हो गए, बी एस के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे,
बी एस कॉस थीटा और बी एस साइन थीटा। और इसमें से आप देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट को साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और दोनों कंपोनेंट आ जाएगा। तो नेट वैल्यू जो बी है ना, बी, वो बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा हो जाएगा नेट वैल्यू। दोनों सेम ही होता है बी एन बी एच, तो इसको फाइनल वैल्यू टू बी एन कॉस थीटा है, बी एन कॉस थीटा। तो बी एन की वैल्यू आप देखते हैं कि म्यू नॉट बाई फोर पाई पुट करना है, एम पुट करना है अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करना है इनटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एम एल। देखो मैंने स्मॉल एम लिख दिया है बाई हैबिट, मेरी हैबिट स्मॉल एम का चलाता है, जबकि स्मॉल एम इसमें को पोल स्ट्रेंथ लिया हुआ है और एम को पोल स्ट्रेंथ है, स्मॉल एम को डाइपोल मोमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट एम इक्वल टू एम इंटू टू एल है। तो अपॉन ये जो भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। ये चीजें हो गई यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देखेंगे फाइनली डेरिवेशन यहाँ पे आया है। यहाँ तक मैंने लास्ट तक चले गए, ये पोर्शन यहाँ पे आया है। ये मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपने पहले से किया हुआ है वैसा ही है। तो फिर भी इसमें भी आप एक मिनट टाइम लगाओ और ये भी कर लो, एक मिनट का टाइम, ज्यादा नहीं। जिन बच्चों को मैंने बताया था बोर्ड का एग्जाम देना है, वो इस चीजों को क्लास के बाद दो बार प्रैक्टिस करेंगे। और जिनको एग्जाम स्कूल का नहीं देना है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे, डायग्राम याद करेंगे, डायरेक्शन याद रखेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर लो। इसके बाद मैं टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आता हूँ। इसी चैप्टर में या इससे पहले वाले चैप्टर में थोड़ा बोर्ड मैग्नेटॉन एंड गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है, उसको भी याद करना जरूरी है जी। बोर्ड मैग्नेटॉन एंड गायरो मैग्नेटिक रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आप यहाँ पे ये भी टॉपिक आपका जाना पहचाना टॉपिक आ गया। टॉपिक क्या है, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ, देखो अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, अगर वो अच्छे से याद हो तो ये चैप्टर में जब तक डाया पैरा फेरो नहीं आती है तो काफी कुछ तो उसी से मिलता जुलता है। तो ये, तो फिर से यहाँ पे जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, बी होता है एफ बाई एम, अभी अभी बात की है, तो एफ इक्वल टू एम बी होता है। तो वहां भी जैसे आप वहां पे लिखते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई लिखते हैं, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्यू चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो फोर्स लगता है क्यू ई। तो यहाँ पे क्यू ई की जगह यहाँ फोर्स एम बी लग रहा है, आप देख रहे हैं एम बी एफ, और दूसरा एम बी इधर लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ये है, और ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर एम बी लगेगा, साउथ में इधर लगेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 12 होता है, और ये एंगल थीटा बना रखा है हमने, थीटा। तो ऑटोमेटिक जो कुछ रूल है, रूल ये होता है जरूरत पड़ने पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 साइन थीटा हम यूज करेंगे। तो फोर्स हो गया, फिर हमें टॉर्क निकालना होता है। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स। तो फोर्स एम बी है, एम बी इंटू ओ ए है, ओ ए यहाँ पे ये वाला ओ ए है जो दिख रहा है ओ ए, ये 12 साइन थीटा के बराबर है। इस ट्रायंगल में भी 12 वही आ जाएगा। तो एम बी इंटू ट्वेल्व साइन थीटा हो गया। और फिर जैसा कि आप जानते हैं एम इंटू ट्वेल्व को स्मॉल एम हम लिख देंगे, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, तो ये हमारे पास एम बी साइन थीटा टॉर्क आ गया, एम बी साइन थीटा, जिसको आप एम क्रॉस बी भी कह सकते हैं। और इसे कैलकुलेशन थोड़ा सा पेन चलाना है, कुछ बोल भी सकते हैं, पेन चलाना है आपको।
यूनिट न्यूटन मीटर होता है, जैसे कि हम जानते हैं टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, जूल भी होता है। अब आ जाइए, अब आ गई पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोलमेंट सेम चीज है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम टॉर्क यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डी डब्ल्यू, जो वर्क डन है उसी वाले फिगर में, फिर सेम फिगर में डी डब्ल्यू है। ये सब पहले की सेम चीजें चल रही है यहाँ पे। डी डब्ल्यू टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू अभी अभी एम बी साइन थीटा, डी थीटा हमने किया है, टाउ डी थीटा होता है। एंड ये रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला होता है टाउ डी थीटा। डी टाउ इज टॉर्क एंड डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर अगेन डी डब्ल्यू है एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, आप जानते हैं। माइनस को बाहर करो एंड अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट दिस, तो माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का डाइपोल के लिए, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है। इसी में कहते हैं थीटा को 90 लो और थीटा 2 को थीटा लो। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जनरल फॉर्मूला जो यहाँ पे होगा वो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, या इसको आप माइनस एम डॉट बी कर सकते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट जूल होगा, जूल होगा। तो इसको भी आप 30-35 सेकेंड 1 मिनट का टाइम देके इसको भी कंप्लीट कर लो। देखो अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ा है, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा है, फिर हमने बार मैग्नेट में एक्सियल और इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, फिर हमने टॉर्क निकाल रहे हैं, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो कितने क्या चीजें आपने पढ़ रखा है वो चीजों को देखो। अभी ये जो दोनों टॉपिक हमने किया है, ये टॉपिक आप लीनियर मेथड से किया है, और इसको रोटेशनल मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी रोटेशनल मोशन के बारे में बात करा, तो थोड़ा एक और फॉर्मूला अभी और आप यहाँ पे ले लो। अभी अभी आपने यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा, और टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे एक एम बी माइनस एम बी साइन थीटा भी है, आप देख रहे हैं। तो आई अल्फा, अल्फा क्या होता है, डी टू थीटा बाई डी टी टू, ये भी अल्फा होता है। और आप थीटा की स्मॉल वैल्यू अगर लेते हैं, थीटा की स्मॉल वैल्यू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसको माइनस एम बी थीटा, जो को आप आई डी टू थीटा बाई डी टी टू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सारी चीजें। फिर यहीं से डी टू थीटा बाई डी टी टू करते हैं तो क्या क्या आ रहा है, माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा हो रहा है। जबकि ये फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर थीटा रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट से होता है, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू रूट अंडर एम बी बाई आई हो गया, और ओमेगा इज टू पाई बाई टी होता है। तो ये चीजें एम बी बाई आई हो गया। तो यहाँ टाइम पीरियड, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, जिनको प्रैक्टिस नहीं है प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा है सर क्या बता रहे हैं, बट कंपटीशन में इस चीजों के कई एक बार यूज होते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क का, फिर यहाँ पे टॉर्क आ गया, टॉर्क नहीं सॉरी टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एंड रूट अंडर आई अपॉन एम बी। ये आपस में एक रिलेशन भी है जो हो सकता है। एक और चीज यहाँ पे लिखा, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पोजीशन एंड स्टेबल पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इक्वल टू 180 में होता है। कल की क्लास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्लास हुआ था, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उस क्लास में हमने एक चीज बताया था कि 4 इक्वेशन हमने बताए थे, जिससे मैक्सवेल के इक्वेशन थे, फैराडेज के इक्वेशन थे, और गॉस थ्योरम थे। तो गॉसिस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म के बारे में भी बात किया था, तो हमने पूछा था, जहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ था बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, डी ए था उसमें, ऐसा सिंबल था, बी डी ए मतलब ऐसा था, 0 था। तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो वही वापस आ रहा है। टॉपिक है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जबकि हमने पहले पढ़ा था गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिविंग द सरफेस इज बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इनटू इट, दो नो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 फॉर द पाथ ऑफ सरफेस। यहाँ पे उसमें क्या था कि क्यों वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था, क्योंकि चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग हो सकता था। यहाँ पे नॉर्थ पोल अलग साउथ पोल अलग हो ही नहीं सकता।
तो अगर कहीं से भी नॉर्थ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, तो उसी में एंटर भी करती है, क्योंकि नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, साउथ से निकलेगी नॉर्थ में जाएगी, दोनों साथ तो रहेगा रहेगा। वहां पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाएगी, तो हो सकता है पॉजिटिव हो, कोई निगेटिव है ही नहीं, या निगेटिव हो पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे नेट जो फ्लक्स है वो जीरो होती है, नेट फ्लक्स, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। गॉसेस लॉ जो बी और डीएस इक्वल टू यहाँ पे जीरो होती है, ध्यान रखना, बीडीएस इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे। नो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, ये आ गया। अब इसके आगे जो नीचे डेफिनेशन देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप नीट वाले बच्चे एक बार ध्यान दे लेंगे कि अगर ये टॉपिक एक बार चेक कर लेंगे करंट सिलेबस में अगर है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिलेबस से ऐसे हट चुका है, फिर भी एक बार आप चेक कर लें। तो ये टॉपिक हम नहीं ले रहे हैं अभी, ये भी पेज आप मैग्नेटिक मेरिडियन भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डेफिनेशन वाले पार्ट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे चार पांच डेफिनेशन है, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे आ गया सबसे पहला टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये डेफिनेशन है, याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले भी होता क्या है। ऐसे तो लिखा है आई इक्वल टू इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम, मतलब आप समझना, एक बार मैग्नेट आपको लेना है, ये बार मैग्नेट ले लो। ये बार मैग्नेट में यहाँ नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और इस बार मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है, अ, वो कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम, दोनों में प्लस माइनस होगा। स्मॉल एम इंटू, अगर बीच की लेंथ 12 है तो एम इंटू 12 होगा। एंड अगर ए इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ए लेते हैं, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया इंटू 12 होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, आप डाइपोल मोमेंट लो, एम इंटू 12 लो ऊपर, एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लो, तो ए इंटू 12 लो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, एम बाई ए जो बचा, एम बाई ए, इसमें एम को पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं और ए को एरिया बोलते हैं, यही हमारे पास आई है। आई इज नॉट करंट, इट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ध्यान रखना है ये चीजें। आप डेफिनेशन और फॉर्मूले लिखोगे, डेफिनेशन मत लिखना क्योंकि ये नोट्स तो मैं भेज दूंगा आपको, लेकिन ये फॉर्मूले लिख देना। इट शोज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंड्यूस पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। यहां से निकल के आया है इंड्यूस पोल स्ट्रेंथ, यहाँ से ये एम बाई ए है ना, तो एरिया नीचे है, पोल स्ट्रेंथ ऊपर है, इसीलिए इट इज डिफाइंड एज इंड्यूस पोल स्ट्रेंथ एम पर यूनिट एरिया, जो नीचे ए है उसको यहाँ पे बताया है। फिर है नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ वी लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। आप मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ एक और टर्म लिख देना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी तीनों एक ही टर्म है, तो बी है, इसको लिए अलग से कोई डेफिनेशन लेने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को ही ये सब नाम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे लिखा है डिफाइंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द यूनिट एरिया ऑफ स्पेसिफिक, ये सब चीज बता रखा है, बट हम मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी को ही बोलते हैं। और जो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे डिसाइड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई सिंबल नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सिंबल कुछ भी नहीं होता। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर होगी तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये है।
नेक्स्ट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो परमिएबिलिटी भी नहीं बताना चाहिए, बी इक्वल टू म्यू बाई एच है, परमिएबिलिटी बोलना ही नहीं चाहिए। आप जब भी बोलते हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बोलते हैं, जो मैंने करंट में पढ़ा है। और अभी फोर्स बी इक्वल टू जो आप लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसी म्यू नॉट को तो आप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, इसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट वैक्यूम का है, ठीक है, बोल सकते हैं म्यू नॉट तो वैक्यूम का है ही। तो मीडियम के लिए आप म्यू लेंगे, और म्यू बाई म्यू नॉट को आप म्यू आर बोल सकते हैं, जिसको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आप बोल सकते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक और चीज, वहां पे जैसे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा कोई भी वर्ड नहीं है। यहाँ पे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मीडियम डिवाइडेड बाई एयर और वैक्यूम म्यू आर को बोल सकते हैं आप। इसमें एक टर्म का डेफिनेशन मुझे कहीं मिसिंग लग रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। मैं यहाँ पे मैग्नेट हो, शायद पीछे पेज में आ गया, यहाँ लिख लो एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप लिख लेना, इसमें शायद पिछले पेज में होगा, मैं पेज आगे बढ़ गया हूँ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिखना, जिसको एच से डिनोट करते हैं, एच से। जो यहाँ पे एच जो लिखा है आप देख रहे हैं फिगर में, एच, यही मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। और एच की वैल्यू, जो एच का फॉर्मूला आप लिखना, वो एच का फॉर्मूला जो लिखोगे आप, एच जो है, तो एच का फॉर्मूला जो लिखना, एच वो लिखोगे बी बाई म्यू इज एच, बी बाई म्यू। तो कोई भी फॉर्मूले में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में म्यू को हटा दो, तो बचे हुए टर्म को मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ये डेफिनेशन, सारे डेफिनेशन बहुत अच्छे हैं, आसान है, लेकिन ये लगातार न्यू डेफिनेशन है ना, पहले कभी पढ़ा नहीं, इतना यूज नहीं है, तो पूरा पढ़ लेने के बाद भी कंफ्यूजन सा लगा रहता है, लगता है पता नहीं क्या झंझट मिल गया है। तो इसीलिए इस झंझट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, मैं दोबारा इन चीजों के ऊपर एक बार रिकैप लेता हूँ, और मैं बचे हुए टर्म को लेता हूँ। तो पहला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। देख रहे हैं, जैसे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट लिखा है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, तो वो हो गया m इंटू ट्वेल्व बाई ए इंटू ट्वेल्व, ट्वेल्व ट्वेल्व कैंसिल होके ए आ गया। तो ये चीजें यहाँ पे याद रखना। फिर मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? ये बी बाई म्यू होता है, बी बाई म्यू मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, बी बाई म्यू। किसी भी फॉर्मूले में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में म्यू को हटा दो तो वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो वही म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो क्या होता है? मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिवाइडेड बाई वैक्यूम के, तो न्यू बाई म्यू नॉट को रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। अब तो मैंने सभी के बारे में शॉर्ट में बात कर लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर लिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में बात कर लिया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में बात कर लिया, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात कर लिया। अब जो बात बच रहा है, वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात है। इसका सिंबल काई है, काई, इसको काई बोलते हैं, एक्स जैसा जो दिख रहा है एक्चुअल में काई बोलते हैं, CHI इसका सिंबल सिंबल है, CHI, सॉरी, इसका नाम, इसको जो आप लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये बुक में भी होगा, इसको काई, CHI काई बोलते हैं। काई होता क्या है? आई अपॉन एच का रेशियो। आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऊपर पड़ा है, एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस दोनों को रेशियो को काई बोलते हैं, काई। फिर यहाँ पे इसी से एक फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट इक्वल टू आई प्लस काई। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, बट फॉर्मूले में ज्यादा चीज याद नहीं करना। एक चीज जो याद करना, वो है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, ये याद करना, काई। म्यू आर इक्वल टू, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और काई ससेप्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई लिखा हुआ है, काई एम है, एम फॉर मीडियम आ गया, म्यू आर इक्वल, ये भी आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आप देखें क्यूरी लॉ लिखा हुआ है। क्यूरी लॉ में कुछ लॉ है, मतलब इतनी ज्यादा तो हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात कर लो। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो आई हमने किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब बी, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बातें कहा। तो देखो आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आई इक्वल टू बी बाई टी हो गया, आई इक्वल टू सी बी बाई टी आ गया। सी कॉन्स्टेंट इसने यूज किया, जिसको क्यूरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं।
और एक दूसरा फॉर्मूला यहीं से निकाल दिया, काई इक्वल टू सी म्यू टी, ये भी फॉर्मूला में कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा बन सकता है पीछे से। थोड़ा सा इसको समझाया है, यहाँ पे एक टर्म दे दिया क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है समझ लो। एक्चुअली क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पे बताना थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी बता देते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है इसके आगे। शॉर्ट में बताता हूँ, हो सकता है मैं डाया पैरा फेरो को आज हम नहीं लेंगे, हम दूसरी क्लास में लेंगे, क्लास थोड़ा छोटा रखना है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को समझो, उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिज्म की बिल्कुल नहीं होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सपोर्ट नहीं करता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन नहीं करता, वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करता है। जो मैं बोलूंगा ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती नहीं, हो भी नहीं सकती, ऐसा मान लो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाया के अपोजिट होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अलाइन करता है अपने आप को। उसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है ही है। फिर सबसे बड़ी है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ए कंप्लीट मैग्नेट। आयरन, कोबाल्ट, निकल को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज इजिली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। तो 100% जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, उससे कम पारा में है, और फेरो में तो है ही नहीं, है ही नहीं। ये बात देखा। और मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्यूरी टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो, फेरो इज द कंप्लीट मैग्नेट। किसी भी तरीके से अगर वो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है किसी टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर बीच में कहां से आ गया, ये वर्ड समझो। टेम्परेचर इज दैट हीट। किसी भी डिवाइस को आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। तो वही बात का, जिस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पारा में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। यस। अब इसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक है प्रॉपर्टी। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ थोड़ा मन से पढ़ाऊँ, और इसको पढ़ाने में मेरे को कम से कम आधा घंटा का टाइम देना पड़ेगा। और तो मैं इसको दूसरी क्लास में लेता हूँ। और अनदर रीजन है कि थोड़ी मेरे में टायर्डनेस भी आ गई है, मतलब अभी की वजह से नहीं, पहले ही क्लास पहले दिन की वजह से है। तो इसको कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, इसको करने को भी कर सकते थे। ऐसे जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है, प्रॉपर्टी वही है, थोड़ा डिटेल में कुछ और डायग्राम इसमें मेंशन नहीं है। अगर सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी बतानी है तो मैं बता देता हूँ। ये होगा कि खत्म हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा, ऐसा वाला बात। चलिए, मैं थोड़ा सा डिटेल कर ही लेता हूँ उसको, एक बार दोबारा भी डिस्कशन कर लेंगे, बट शॉर्ट में एक वाइंड अप भी हो जाएगा। देखिए, पहले डाया और पैरो की प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करता है, कौन रिपेल करता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्ड बाय मैग्नेट, और दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। फीबली मतलब विथ ए स्मॉल फोर्स। When subjected to magnetizing field, they are feebly magnetized in opposite direction of magnetic field. अगर फिर भी काफी जोर दे दिया जाए, वो रिपल्सन है, फिर भी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में रखना ही पड़ेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएगा। और इसमें फीबली अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अलाइन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब सेम डायरेक्शन हो गया। When suspended freely inside a magnetic field, they align themselves with their length perpendicular। मतलब अगर उसको बीच में अलाइन होना ही पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अलाइनमेंट होती है। और ये जो अलाइनमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग होती है। ऐसा क्यों?
जब परपेंडिकुलर कोई भी चीज, देखो यहाँ पे वर्ड समझो, अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आएगी, तो सिर्फ इसके, और अगर बार ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इन दी डायरेक्शन हो जाएगी। इससे होगा क्या, वो भी देखना। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ग्रीन लाइन, और यहाँ पे ग्रीन लाइन खींचते हैं। ये ग्रीन लाइन है कौन सा? ये ग्रीन लाइन इज द लाइन व्हिच पासेस इन द बॉडी ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो पहला की बॉडी में, बॉडी के कम पार्ट में जा रहा है, दूसरे के बॉडी के ज्यादा पार्ट में जा रहा है, बॉडी को टच कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस। तो अगर उसको मजबूरी में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में जाना है, पारा को जाना है, तो बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा, पैरामैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक मिनिमम रखेगा। ये चीजें है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही धुंधला सा डायग्राम है, अभी नए बुक में ये डायग्राम नहीं है। इस बुक में बताया गया है कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल दिया हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पे रखा गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पोर्शन में वीकर होती है और ये वाले पोर्शन में स्ट्रॉन्गर होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो इस पोर्शन में है, इस पोर्शन में आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू को कैरी करता है इस पोर्शन में, मैक्सिमम पोर्शन को ये आता है ना, ये सब्सटेंस आ जाता है। जबकि इसमें ये पोर्शन में इसका अलाइनमेंट होता है, इस पोर्शन में अलाइनमेंट होता है यहाँ पे, इस पोर्शन में अलाइनमेंट होता है। ये अलाइनमेंट इस पोर्शन में क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। एक कलर मैंने गलत ले लिया है, इस पोर्शन में यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैरी करता है, इस पोर्शन में, मतलब स्ट्रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे वीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज यार, ये सब प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के बारे में। थोड़ा और ऊपर आते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज लेस देन 1, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इक्वल टू 1 कहा, लगभग। इधर ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 लिखा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव वैल्यू है। डू नॉट ओबे ओबे क्यूरी लॉ पे हम नहीं जानते। इतना ही मेरे को लग रहा है कि करने की चाहिए मुझे। अल्कली मेटल कौन कौन से है? सोडियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बिस्मथ, लेड, कॉपर, ये है। इसके अंदर एल्युमिनियम, आयरन, ये सब एग्जाम्पल दिए। अब टॉपिक आता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले जान लो कि जो भी हमने पारा के बारे में पढ़ा है, वो सभी प्रॉपर्टी फेरो में होती है, सभी, ऑल, सभी प्रॉपर्टी इसमें होती है। विथ स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी, जो भी इसमें आपने लिखा होगा फीबली, यहाँ बोलना स्ट्रांगली। यहाँ मिनिमम लाइन आती है तो यहाँ मैक्सिमम लाइन आती है। जैसे कि इसके थ्रू कुछ लाइंस आ रही है, इसके अंदर मैक्सिमम लाइन आ रही है, इसके अंदर ऐसे डेंसर लाइन आ रही है। ये सभी प्रॉपर्टी, यहाँ म्यू जो है, यहाँ म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो ये टेबल वाइज आपको इससे चीजें ज्यादा होगा। इसके अंदर एक नई चीजें है फेरोमैग्नेटिज्म में, वो होता है डोमेन। ये डोमेन के बारे में पढ़ना है, जो इस दोनों में नहीं है। कहता है जो कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर डोमेन होती है। डोमेन का मतलब ए पार्ट ऑफ सब्सटेंस, a portion of substance which has a millions of atoms and they are aligned in same direction. millions of atoms aligned in same direction, डोमेन बोलते हैं। और बहुत सारे डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं डोमेन की, बट वो अपने आप एक मैग्नेट होते हैं। जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सभी डोमेन सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स ए मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है, जो मैग्नेट बनता है, वो पैरामैग्नेटिक मैग्नेट नहीं बन सकता। सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही मैग्नेट बनता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू डोमेन। ऐसी चीजें।
तो यहाँ पे एक ससेप्टेबिलिटी जो देख रहे हैं अगला टर्म, ये ससेप्टेबिलिटी हमारे सिलेबस से खत्म हो चुका है। हिस्टेरिसिस ससेप्ट सॉरी हिस्टेरिसिस। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट वो है जो किसी भी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आसानी से नहीं हटता। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है कि जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो मैग्नेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं तो मैग्नेट नहीं रहता है। ऐसा। ऐसे मैं ये नोट्स अभी आप लोग सभी लोग को भेज दूंगा। थोड़ा सा इस टॉपिक में और भी हम टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। ये चैप्टर बड़ा ऐसे नहीं था, तो चाहता हूँ कि अभी की क्लास इतना ही रखूं। तो नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, थोड़ा सा इसमें और डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल बेसिस पे, और अगला चैप्टर लेंगे। आप लोग इसको भी पढ़ लेना और भी दूसरी बुक से एक बार पढ़ लेना। तो आज इतना ही रखते हैं, कल की क्लास रखेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम इसमें देंगे और दूसरे चैप्टर में भी देंगे।